छत्तीसगढ़ में रुकी हुई शिक्षक भर्ती पर चयनित अभ्यर्थियों का गुस्सा फूट पड़ा है और रायपुर में बूढ़ा तालाब के धरना स्थल पर सैकड़ों की संख्या में चयनित अभ्यर्थियों ने धरना प्रदर्शन किया और इस महीने की अंतिम तिथि तक नियुक्ति की मांग की है सरकार से। साथ ही मांग पूरी नहीं होने पर बड़े आंदोलन की चेतावनी भी दे दी है। आपको बता दें कि प्रदेश में शिक्षक भर्ती की प्रक्रिया मार्च 2019 से रुकी हुई है और इसी वजह से इन अभ्यर्थियों ने एकजुट होकर अपनी आवाज बुलंद की है। छत्तीसगढ़ के युवाओं का गुस्सा आज फूटा है। ये वो युवा हैं जो कई सालों से भर्ती परीक्षा का इंतजार कर रहे हैं। शिक्षक भर्ती परीक्षा की जो प्रक्रिया है वो छत्तीसगढ़ में पिछले 1 साल से रुकी हुई है और अब पूरे छत्तीसगढ़ से हजारों की संख्या में युवा अपना विरोध जताने पहुंचे हैं। इनका कहना है कि आखिर क्यों सरकार ने भर्ती परीक्षाएं रोकी हुई हैं। युवा बेरोजगार हैं और गुस्से में हैं। क्या वजह है कि आप लोगों को यहाँ तक आना पड़ा? कोरोना का काल है लेकिन उसके बावजूद आप लोगों को धरना देना पड़ रहा है। बेरोजगारी है मैम सबसे ज्यादा तो, और भूपेश सरकार हमारी सुन ही नहीं रही है। वो ये चाहते हैं कि हम गोबर उठाए। क्यों उठाए हम गोबर? पढ़ लिख करके इसी दिन देखना था क्या? हमको गोबर उठाना था क्या? अगर ऐसा ही था तो हमको पढ़ाया ही क्यों गोबर उठाने के लिए? हम अभी भूपेश बघेल को हम एक चेतावनी दे रहे हैं, एक छोटा रूप में चेतावनी दे रहे हैं कि आप हमारी मांग को पूरा कीजिए। अगर नहीं करेंगे तो ये हमारा चेतावनी है कि हम आगे भी बड़ा रूप लेंगे। 1 तारीख तक, 1 सितंबर तक आपको हमको नियुक्ति देनी ही होगी। नियुक्ति नहीं देते 1 सितंबर तक, तब क्या करेंगे? हम विकराल रूप में आंदोलन करेंगे और हमको नियुक्ति देना ही पड़ेगा। हम इतने साल से 1.5 साल से हो गया हम इंतजार कर रहे हैं। हम सब सीधे तरीके से चाहते थे कि सरकार हमारी नियुक्ति दे। एक बार मैं आपको भीड़ में दिखाना चाहूंगी जो इस समय यहाँ पर मौजूद है। अपनी जान को जोखिम में डालकर ये युवा अपना गुस्सा जताने के लिए पहुंचे हैं। इनका कहना है कि सरकार को जल्द से जल्द नियुक्ति देनी चाहिए। छत्तीसगढ़ में सिर्फ शिक्षक भर्ती परीक्षा ही नहीं बल्कि कई भर्ती परीक्षा प्रक्रियाएं जो है वो रुकी हुई है। देखना ये होगा कि क्या सरकार इस गुस्से को समझ पाती है और समय पर निर्णय लेती है या ये जो विरोध है वो और ज्यादा बड़ा हो जाता है। जी मीडिया के लिए कैमरामैन नरेश नवरंग के साथ रायपुर से रजनी ठाकुर। और ज्यादा जानकारी के लिए ब्यूरो चीफ रायपुर देवेश तिवारी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। देवेश, अभ्यर्थी आर पार के मूड में हैं, मांग कई दिनों से कर रहे थे, आज सड़क पर गुस्सा फूटा है, क्या आगे आप देख पा रहे हैं? देखिए, काफी समय से इनकी मांग है कि इनकी भर्ती प्रक्रिया के बारे में सरकार स्थितियों को स्पष्ट क्यों नहीं करती है, क्योंकि मार्च 2019 में भर्ती प्रक्रिया शुरू होती है। नवंबर आते आते भर्ती प्रक्रिया की तमाम अर्हताएं, तमाम जो सत्यापन की प्रक्रिया है, परीक्षा लेना है, व्यापम के द्वारा रिजल्ट जारी किया जाना है, वो तमाम प्रक्रियाएं पूरी हो चुकी हैं। उसके बाद सबसे अंतिम काम बाकी है। जब सरकार के पास सूची पहुंच गई तब उन शिक्षक अभ्यर्थियों को यह बताना कि उनकी भर्ती कहां पर हुई है, उन्हें कौन सा स्कूल अलॉट हुआ है। उसके ठीक पहले कोरोना आ जाता है और सरकार तमाम भर्ती प्रक्रियाओं पर रोक लगा देती है। उसके बाद शिक्षक लगातार इस बात की मांग करते हैं कि नौकरियां आप तब दीजिएगा जब स्कूल खुल जाएंगे, लेकिन आप कम से कम यह बता दीजिए कि कौन पात्र हुआ है और कौन अपात्र हुआ है। आप एक सूची जारी कर दीजिए। सैलरी को लेकर के भी बहुत कंसीडर करने को शिक्षक तैयार हैं, लेकिन सरकार की ओर से कोई भी ऐसा ठोस कदम नहीं उठाया गया जिससे इन तमाम अभ्यर्थियों को यह भरोसा हो सके कि सरकार उनके साथ खड़ी है, सरकार उनको भर्ती प्रक्रिया में आगे बढ़ाना चाहती है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से बार बार यह सवाल पूछा गया कि शिक्षक भर्ती प्रक्रिया क्यों नहीं हो रही है, तो उनका यह कहना है कि 500 करोड़ से अधिक का बजट जो है उनकी तनख्वाह में लगना है और ऐसी परिस्थितियों में, तब जबकि कोरोना काल है, स्कूल खुले नहीं है, ऐसे में शिक्षकों के सैलरी का अतिरिक्त भार वहन करने की स्थिति में सरकार नहीं है। स्कूल खुलने के बाद संवेदनशीलता से इन पर विचार किया जाएगा और आने वाले दिनों में जब भी शिक्षक स्कूल खुल जाएंगे उसके बाद इनकी भर्ती की ही जाएगी। इन सब के बीच में जो स्टाइपेंड का एक मामला आया कि मानदेय दिया जाएगा 3 सालों तक, उसके बाद रेगुलर किया जाएगा। अब तक किसी भी शासकीय भर्ती में 2 साल तक प्रोबेशन पीरियड होता था, उसके बाद तीसरे साल रेगुलर करने के बाद उनको पूरी सैलरी मिला करती थी। अब सरकार ने वित्तीय जो प्रबंधन है उसके तहत इस बात का निर्णय लिया कि पहले 2 साल में 70%, 80%, तीसरे साल 90%, चौथे साल जाकर के कोई भी जो अभ्यर्थी है वो रेगुलर होगा, यानी अपने आप को सरकारी कर्मचारी कहने के काबिल बना पाएगा। उसके पहले तक वो मानदेय के भरोसे केवल सरकार के उस आदेश की वजह से जो अभी लिया गया है, केवल वह काम तो सरकारी नौकरी की तरह करेगा, लेकिन वह सरकारी नौकरी नहीं मानी जाएगी जब तक कि वह रेगुलर नहीं हो जाता। बड़ा सवाल ये है तो इन तमाम 1 सितंबर तक कह दिया सरकार से कि नियुक्ति दे दो, नहीं तो फिर सड़कों पर चेतावनी के साथ और ज्यादा बड़ा आंदोलन किया जाएगा। तो क्या ऐसा नहीं हो सकता बीच का कोई रास्ता तैयार किया जाए ताकि अभ्यर्थी भी शांत हो जाएं और सरकार की जो मजबूरियां हैं वो भी रह जाएं?
आप सोचिए कितनी विडंबना की स्थिति है कि छात्रों को सड़क पर उतरना पड़ रहा है। मैं आपको बता दूं कि कोरोना काल में ये पहला आंदोलन है जिसमें 1000 लोगों से ज्यादा लोग इकट्ठा हुए हैं। इसके पहले प्रमुख विपक्षी दल भारतीय जनता पार्टी ने एक युवक की आत्महत्या करने के बाद आंदोलन किया था। बमुश्किल 100 से 150 लोग वहां पर पहुंचे थे सोशल डिस्टेंसिंग के साथ। आज छात्रों की मजबूरी देखिए कि जान की चिंता नहीं है, वो आकर सड़क पर आंदोलन कर रहे हैं और सरकार उनसे संवाद स्थापित नहीं कर पा रही है, ज्ञापन लेकर के उनको विदा कर दिया जा रहा है। आज अगर सरकार की ओर से कोई मजबूत जनप्रतिनिधि जिसकी बात का वो भरोसा कर सके, ऐसे आदमी सामने आकर कहते हैं, उनको भरोसा दिलाते हैं, ऐसी स्थिति में इस तरह के आंदोलन की जरूरत क्यों पड़ेगी? सितंबर के पहली तारीख तक जो अभ्यर्थी हैं उन लोगों ने समय दिया है। उनका कहना है कि तब तक निर्णय नहीं होता है उस स्थिति में वो उग्र आंदोलन करेंगे, यानी कि सितंबर महीने में उनकी ओर से बड़ा आंदोलन किया जा सकता है। 15,000 तो बिल्कुल देवेश, अब समझना सरकार को है कि अल्टीमेटम 1 तारीख तक है। क्या सरकार कोई बातचीत के जरिए इस मामले का हल निकाल सकती है? बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए। और इसी मुद्दे पर छत्तीसगढ़ बीजेपी में वरिष्ठ नेताओं के बीच कलह और सार्वजनिक बयानबाजी पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदेव साय ने नाराजगी जताई है। उन्होंने सख्त लहजे में कहा है कि नेताओं को अपनी बात उचित प्लेटफॉर्म पर रखनी चाहिए और अगर कुछ कहना है तो पार्टी फोरम में आकर अपनी बात रखें। वहीं उन्होंने कांग्रेस के तंज पर कहा कि बीजेपी एक बड़ा परिवार है और परिवार में इस तरह की बातें होती रहती हैं। आपको बता दें कि पिछले दिनों बीजेपी के वरिष्ठ नेता सच्चिदानंद उपासने और श्री चंद्र सुंदरानी ने एक दूसरे पर गंभीर आरोप लगाए थे, जिसके बाद पार्टी की किरकिरी हुई थी और कांग्रेस ने तंज कसा था बीजेपी पर। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। आज भारतीय जनता पार्टी बहुत बड़ी पार्टी है, बहुत बड़ा परिवार है और एक छोटे से परिवार में भी कभी मतभेद हो जाते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता है कि परिवार को तोड़ देते हैं। और दोनों हमारे भारतीय जनता पार्टी के माननीय वरिष्ठ सदस्य हैं। ये थोड़ा मनभेद उनका हुआ है, ये घर का मामला है, इसको सुलझा लेंगे। बीजेपी नेताओं को विष्णुदेव साय की नसीहत पर कांग्रेस ने तंज कसा है और कहा है कि कार्रवाई के बदले विष्णुदेव साय बयान दे रहे हैं। इससे समझ में आता है कि बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष कितने लाचार हैं। वहीं बीजेपी ने सफाई दी कि पार्टी में ना तो कोई विवाद है और ना ही कोई लाचारी। देखिए, विष्णुदेव साय के बयान से उनकी बेचारगी झलकती है। इससे यह साफ होता है कि वे कुछ भी करने की स्थिति में नहीं है। इसके बावजूद ये विष्णुदेव साय सार्वजनिक रूप से इन दोनों नेताओं पर कार्रवाई करने के बजाय सीख देते हैं और कहते हैं कि हर चीज कहने का एक मंच होता है। उनके पास किसी भी प्रकार का कोई पावर नहीं है। ना मतभेद है, ना मनभेद है, ना विचारों में किसी प्रकार की असमानता है। दोनों मजबूती के साथ भारतीय जनता पार्टी के साथ विपक्ष की भूमिका निभाने तैयार खड़े हैं। छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम रमन सिंह ने ट्वीट कर सीएम भूपेश बघेल और कांग्रेस पार्टी पर निशाना साधा है। उन्होंने लिखा है कि कांग्रेस पार्टी झूठे प्रचार कर रही है। वो जनता के साथ साथ अपने ही आलाकमान को धोखा दे रही है और अपने ही महापुरुषों का अपमान कर रही है, जो बेहद शर्मनाक है। रमन सिंह ने ट्वीट कर कांग्रेस कार्यालयों के लिए आवंटित जमीन पर भी निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस भवनों का भूमि पूजन तो कर दिया गया, लेकिन किसी भी भवन के लिए जमीन का आवंटन नहीं हुआ। जहां भूमि पूजन किया गया वहां जमीन पहले से ही किसी और काम के लिए आवंटित की जा चुकी है। राजीव भवन के लिए किए गए भूमि पूजन पर पूर्व सीएम रमन सिंह ने ट्वीट किया तो छत्तीसगढ़ में सियासी संग्राम छिड़ गया। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने सवाल खड़े करते हुए कहा कि विवादित जमीनों का भूमि पूजन किस हड़बड़ी में किया गया, ये बात समझ से परे है। कांग्रेस के इस कृत्य को देखकर आज स्वर्गीय राजीव गांधी की आत्मा भी दुखी हो रही होगी। वहीं पूरे मामले में कांग्रेस ने पलटवार करते हुए कहा कि जमीन और भूमि पूजन के बारे में सोचकर डॉक्टर रमन सिंह अपनी तबीयत ना खराब करें। 5 जगह की जमीनें अभी मतलब उनके हैंड ओवर में आई नहीं है और कई जगह जहां पर उन्होंने शिलान्यास किया है वो सार्वजनिक उपयोग की जमीन है, कहीं पर सामुदायिक भवन था। मुझको समझ में नहीं आता है कि इतनी हड़बड़ी इनको क्यों थी और वास्तव में इनके इस काम से निश्चित रूप से राजीव गांधी जी की आत्मा को मतलब ठेस पहुंचा होगा।
और उनकी आत्मा को दुख पहुंचा होगा। अधिकांश जगह रमन सिंह कांग्रेस भवनों के बारे में चिंता करके अपनी सेहत न खराब करें। कांग्रेस ने विधिवत जमीन आवंटित करा के सभी जिलों में कलेक्टरों के माध्यम से आवेदन दे के, और जब जमीन आवंटित हो गई उसके पश्चात ही भूमि पूजन और शिलान्यास का कार्यक्रम करवाया है। राजीव गांधी की जयंती पर 22 जिलों में कांग्रेस भवन का भूमि पूजन किया गया, लेकिन कवर्धा में भवन बनने से पहले ही विवादों में फंस गया। यहां जिस जमीन पर भूमि पूजन हुआ है वो पहले होमगार्ड कार्यालय के लिए सरकार की तरफ से आवंटित की जा चुकी है, और अब उसी जमीन में लगभग 1 एकड़ में कांग्रेस कार्यालय बनाने की तैयारी हो रही है। बीजेपी ने इसे लेकर सवाल उठाए हैं। पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह ने भी मामले में ट्वीट किया है। बीजेपी का कहना है कि मामले में 31 अगस्त को सुनवाई होनी है। सुनवाई से पहले भूमि पूजन कैसे किया गया? रमन सिंह ने ट्विटर पर जमीन के कागज और तहसीलदार कार्यालय के प्रपत्र को शेयर किया। जिस जगह में आज उन लोग भूमि पूजन किए हैं वो जगह होमगार्ड सेनानी के लिए पूर्व से उनके नाम पे आरक्षित है। उसमें अभी तक इनको तहसीलदार के न्यायालय में 31 तारीख को उनका सुनवाई है। उसके पहले भूमि पूजन करना गलत है जब तक इनके हैंडओवर ना आए। नारायणपुर जिले में माड़ भवन को ढहाकर कांग्रेस भवन बनाए जाने पर बीजेपी जिलाध्यक्ष ब्रजमोहन देवांगन का कहना है कि ब्रिटिश शासन काल के भवन को सहेज कर रखने की बजाय कांग्रेस उसे ढहा रही है, जो निंदनीय है। जानकारी के मुताबिक माड़ भवन अंग्रेजों के जमाने का बना हुआ है, जिसका इस्तेमाल अधिकारियों के रुकने के लिए किया जाता था। बस्तर में वर्तमान आईजी पी सुंदरराज ने इसे माड़ भवन का नाम दिया था, क्योंकि अधिकारी अबूझमाड़ ओरछा घूमने के बाद यहीं आकर रुकते थे। आदरणीय सुंदरराज जी वो जब रह रहे थे तो उन्होंने इसे जो है माड़ भवन का नाम दिया था, ताकि माड़ के लोग भी आसानी से वहां पर आ जा सकें। इससे माड़ का इसका कोई ताल्लुक नहीं है। जांजगीर चांपा में जिला कांग्रेस भवन के लिए आवंटित भूमि को लेकर विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। दरअसल जिला कांग्रेस भवन के लिए ग्राम पंचायत कुलीपेटा के ग्राम इतारत में जमीन आवंटित की गई। ग्रामीणों का आरोप है कि ये जमीन चराई के लिए आरक्षित और वितरण के लिए प्रतिबंधित है। ग्रामीणों के मुताबिक इस जमीन को कांग्रेस को आवंटित करने के संबंध में प्रशासन ने औपचारिकताएं पूरी कर ली है। हालांकि ग्राम पंचायत ने जमीन के आवंटन पर आपत्ति जताई है, लेकिन उसे दरकिनार कर दिया गया। गांव वालों का कहना है कि गांव के लिए चारागाह, स्कूल, ग्राम पंचायत भवन, उप स्वास्थ्य केंद्र खोलने के लिए उनके पास जगह नहीं है। इसके बावजूद ग्राम पंचायत की आपत्ति को दरकिनार कर दिया गया और खबरों के मुताबिक बीती 20 अगस्त को जिला कांग्रेस भवन का भूमि पूजन कर दिया गया। और इसके अलावा विवाद की स्थिति ना बने, इसके लिए ग्राम पंचायत कुलीपोता से किसी को आमंत्रित ही नहीं किया गया। इस मामले में विधायक नारायण चंदेल का कहना है कि ग्राम पंचायत की आपत्ति का ध्यान रखा जाना चाहिए, तो वही कांग्रेस के पदाधिकारियों का कहना है कि सभी विवादों को हल कर लिया जाएगा। वो आपत्ति पूर्व में ही आवंटन की जो प्रक्रिया शुरू हुई थी, उसी समय तहसीलदार जांजगीर द्वारा आपत्ति की सुनवाई करके उसको खारिज कर दिया गया था। उसके पश्चात पूरी प्रक्रिया पूर्ण करके भूमि का आवंटन। कि किसी भी पार्टी को अपने सारे कार्यक्रमों को संचालित करने के लिए एक भवन की आवश्यकता होती है। पूरे सभी लोगों ने मिलकर उस स्थल को चुना है। चुनने के पूर्व ग्राम पंचायत में चर्चा हुई, लोगों को विश्वास में लिया गया। प्रशासन को इसमें संज्ञान में लेकर के और भी जो कोई उपयुक्त स्थान हो, सारी नियम प्रक्रिया को पालन करते हुए भवन का निर्माण वो करें। भवन में हमको कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन भवन जो है वो नियमों के तहत बनना चाहिए। नियम और प्रक्रिया का पूरी तरीके से अक्षरशः पालन होना चाहिए। सरकारी कर्मचारियों में कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों के बाद आज रायपुर के कलेक्टर ने कोरोना ड्यूटी को लेकर बड़ा आदेश जारी किया है। अब से गर्भवती महिलाओं, ऐसे महिलाओं जिनके बच्चे 3 साल से छोटे हैं और 55 साल से ज्यादा उम्र वाले अधिकारियों और कर्मचारियों की ड्यूटी कोरोना के काम के लिए नहीं लगाई जाएगी। जिन कर्मचारियों के नाम सूची में आ गए हैं वो दस्तावेजों के साथ आवेदन कर सकते हैं।
और आपको ये भी बता दें कि इस तरह की मांग पिछले काफी समय से कर्मचारी संगठन और शिक्षक संगठन कर रहा था। कोरिया के मनेंद्रगढ़ विधायक विनय जायसवाल के स्वागत में बड़ी लापरवाही सामने आई है। दरअसल विधायक विनय जायसवाल को फेम इंडिया सर्वे में देश के टॉप 50 में शामिल किया गया है और इसे लेकर चिरमिरी ब्लॉक कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जश्न मनाया है। इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाई गई। पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों की मौजूदगी में कई लोग बगैर मास्क के ही नजर आए। नहीं है मेरे पास, जिस तरह आप लोगों ने जो फेम इंडिया का भी पूरे देश